Hello student, this is the video relating to our chapter number 17 class 11. चैप्टर नेम है हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या हैं? रिजर्व्स मैंने बताया था कि रिजर्व्स जो हम क्रिएट करते हैं फॉर द अनफॉर्सिन लाइबिलिटीज या अनफॉर्सिन एक्सपेंसेस या लॉसेस, जो हमारे लिए इनके बारे में हम पहले से जानकारी नहीं है, अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, जो सडनली हैपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने कहा था कि हाँ रिजर्व मीन्स द अमाउंट सेट असाइड द आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सरप्लस और टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हो रही हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए हम रिजर्व्स का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। ये बताया था मैंने, और इसके साथ साथ में मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे। जैसे इसमें एग्जांपल्स बताए थे, जनरल रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स है, ठीक है, उसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, का रेवेन्यू रिजर्व्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। यहाँ पर इसमें अब हम बात करते हैं अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द रिजर्व्स, कि रिजर्व्स के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये जो क्रिएट किया जाता है वो हमारे नेट प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट के में से क्रिएट किया जाता है। एज सच द रिजर्व्स आर आल्सो टर्म्ड एज द रिजर्व रिटेन अर्निंग्स और द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको हम रिटेन अर्निंग्स के नाम से भी जानते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है क्रिएशन ऑफ द रिजर्व्स इज नॉट द लीगल नेसेसिटी। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि लीगली हम उसको रिजर्व क्रिएट करें, ना कोई ऐसा कंपनीज लॉ में मेंशन किया हुआ है कि नहीं रिजर्व्स हमें क्रिएट करना ही है, ठीक है। इट इज नॉट द क्रिएटिंग टू मीट द अननोन एज एनी नोन लाइबिलिटीज, मतलब लाइक और डेप्रिसिएशन, कोई भी ऐसी नॉन लाइबिलिटीज जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ऐसी फ्यूचर में हैपेंड होंगी, तो उनके बारे में हमें उनके लिए हम इस तरह के रिजर्व्स को क्रिएट नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि ये क्रिएट की जाती है फॉर द अनसर्टेन लाइबिलिटीज जो सर्टेन नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि अननोन लाइबिलिटीज जिनको बारे में हमें पता नहीं है और इन फ्यूचर हमें वो पे ऑफ करनी होंगी, ठीक है, तो उनके लिए हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। आगे कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इज इन्वेस्टेड इन आउट ऑफ द सिक्योरिटीज इट इज नोन एज द रिजर्व फंड। जब हम इस तरह के रिजर्व्स को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन द सिक्योरिटीज, किसी सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इस तरह की जो सिक्योरिटीज में हम इस तरह के रिजर्व्स को जब हम कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हमारी वो रहती हैं, तो इसको हम कॉल करते हैं रिजर्व फंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। यहाँ पर रिजर्व्स के टाइप्स क्या है, तो पहला हमारा है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा है हमारा इसको कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसको भी हमने रेवेन्यू रिजर्व को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है हमारा जनरल रिजर्व, ठीक है, तो पहली कैटेगरी हमारी बन के आ रही है जनरल रिजर्व और दूसरी कैटेगरी बन के आ रही है हमारी स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में हमारा इस जनरल जो हमारा मैंने ऊपर जो एग्जांपल्स दिए थे फॉर द रिजर्व्स, उसके ही पार्ट है हमारी ये वही पॉइंट बनकर आ रहे हैं यहाँ पर। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, ये सारे हमारे उसी के पार्ट बनकर आ रहे हैं। अब हम वन बाई वन इसको देखेंगे कि क्या चीज़ हमारी रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेवेन्यू रिजर्व्स, कि हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स क्या हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है द रिजर्व्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज हैव बीन अर्न इन द कॉर्स ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। जो हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब क्या है, हम जो ट्रांजेक्शंस करते हैं पर डे की, सेल्स और परचेजिंग करते हैं, और होल ईयर में हम जिस तरह की ट्रांजेक्शंस करते रहते हैं, सेल्स किया, परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको गुड्स में मैन्युफैक्चर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट किया,
और उससे हमने रेवेन्यू या इनकम सेल्स जनरेट की, तो जो सेल्स हमारी बनकर आ रही है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस कॉल्ड किए जाएंगे या रेवेन्यूज कॉल्ड की जाएगी। रेवेन्यूज के बेसिस पर हमारे उसी से हमारे जो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं तो उसको कॉल करते हैं हमारा रेवेन्यू रिजर्व। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो रेवेन्यू रिजर्व मीन्स द सेल्स टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में हमारा जो सेल्स टर्नओवर बनकर आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व्स को डिफाइन करेगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमने रेवेन्यू रिजर्व्स में भी द फॉलोइंग टू टाइप्स। सिंपल सा कहने का मतलब कि रेवेन्यू रिजर्व्स हमारे रिजर्व्स रिप्रेजेंट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज सच द अवेलेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स। सिंपल सा जैसा कि मैंने बताया, रेवेन्यू रिजर्व्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द प्रॉफिट which have been earned in the course of the day to day business opportunities। जो हमारे डे टू डे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से या बिजनेस ऑपरेशन से अर्न होकर के आते हैं वो कहलाते हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व। दीज रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। ये रिजर्व जो है हमारा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। अबाउट द रेवेन्यू रिजर्व्स, जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो किस तरह से वो किया जाता है, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व्स में कह रहा है रेवेन्यू रिजर्व्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक जनरल रिजर्व्स है, दूसरा हमारा स्पेसिफिक रिजर्व्स है। पहले हम जनरल रिजर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल रिजर्व क्या है? यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विथड्रॉन द entire profit from the business but retain a part of profit in the business to meet the unforeseen future uncertainties। Profit to be retained in the business may be day known as the general reserves। सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारा का सारा प्रॉफिट अपने बिजनेस से नहीं निकाल लेते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें बिजनेस में छोड़ देते हैं, बट रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस टू मीट द अनफॉर्सीन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। किसके लिए? फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज होंगी उनके लिए वो कुछ अमाउंट्स बिजनेस में ही छोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा जनरल रिजर्व, ठीक है। अब इसको जनरल रिजर्व क्रिएट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? जनरल रिजर्व मे बी क्रिएटेड और यूटिलाइज फॉर द एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। कौन कौन से पर्पज है उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारा फॉर मीटिंग अनफॉर्सीन लॉसेस। जो हमारे अनफॉर्सीन लॉसेस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में कौन कौन से लॉसेस बनेंगे, तो उसके लिए जनरल रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज। हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए किसके कौन से बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ द डिविडेंड ओवर ईयर्स। डिविडेंड को इक्वलाइजेशन करने के लिए क्रिएट किया जाता है हमारा जनरल रिजर्व। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमारा जनरल रिजर्व से इन पार्टिकुलर चीज़ों के लिए क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्पेसिफिक रिजर्व्स, जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या है? पहले तो हम स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें कह रहा है सच रिजर्व्स इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पज। कहने का मीन्स क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व्स हमारे वो रिजर्व्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्पेशल पर्पज के लिए क्रिएट किए जाते हैं और इनका यूटिलाइजेशन भी उन्हीं पर्टिकुलर पर्पज में किया जाता है जिनके लिए ये क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ द स्पेसिफिक रिजर्व्स, पहला जैसे हमारा इसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एग्जैक्टली है क्या? इसमें कह रहा है सच रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर टू द मेंटेन स्टेट रेट ऑफ डिविडेंड इन द years of in which the profit is are sufficient and a part of the profit for the transfer to the such reserves to utilize to keep the dividend up to the years in which the profits are insufficient। कहने का मीन्स क्या है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स हमारा वो रिजर्व्स है जिस ईयर में क्या होता है कि मान लो एक साल प्रॉफिट हुआ हमें 50,000 का, ठीक है, और अगली साल हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 का, तो हम इस तरह से जो प्रॉफिट में से उसको इस तरह से वो बना करके रखेंगे जिससे कि अगर हमारा जो किसी साल में कम प्रॉफिट आ रहा है तो वो उसको हम इक्वलाइज कर सकें, इक्वल कर सकें, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है
कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हमारा स्पेसिफिक रिजर्व्स की कैटेगरी में आता है, इक्वलाइजेशन रिजर्व हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स की कैटेगरीज में आता है और यह हमारा रेवेन्यू रिजर्व से ही क्रिएट होता है। इसको हम सिंपल सा किस पर्पज से करते हैं कि जो हमारा डिविडेंड पेड करना है इन फ्यूचर, तो उस डिविडेंड पेड में क्या होता है, हर साल तो इक्वल प्रॉफिट नहीं आ रहा है या हर साल में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मान लो किसी साल में हमने एक मान के चलाया कि 50,000 हमें या 20,000 रुपये डिविडेंड इक्वलाइजेशन में निकाल करके रखने हैं और किसी साल में कम प्रॉफिट आया तो हम उसमें उतना प्रॉफिट नहीं वो नहीं कर सकते, या हमारा इतना डिविडेंड हमें पेड करना है एवरी ईयर, ठीक है, या इससे ज़्यादा डिविडेंड पेड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, उसको उसी में मैनेज करके रखना होता है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब हमारी बात करते हैं अबाउट द रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स मीन्स जैसा मैंने बताया था उससे पहले वाले पॉइंट में कि हम जो करते हैं ना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हमने 5,000 रुपये किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उस पर हमने 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये जो 10,000 डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, ये जो क्या कर रहा है, ये हमारी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट ईयर में हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90,000 की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। एवरी ईयर इस तरह से 10,000 के हिसाब से या 10% के हिसाब से अगर हम इस पर चार्ज करें तो भी हमारा कोई जो अमाउंट बनेगा उसके हिसाब से एवरी ईयर वैल्यूज डिक्रीज करती चली जाएगी। जब हमारी एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा वो हमारी एसेट्स यूजलेस हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस एसेट्स की जगह नई एसेट्स रिप्लेस करनी पड़ेगी। जब नई एसेट्स हम रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिया, जितना हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतना हम कहीं पर उठा करके उतनी वैल्यू को इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इसलिए हमारा ये कहलाएगा रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। एवरी ईयर जब हमारा इस तरह से अमाउंट एडजस्टमेंट होता रहेगा तो लास्ट में जाकर के जब हमारी इस एसेट्स की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम में हमारे पास में एक फंड पड़ा होगा जिसको हम यूटिलाइज करके नई एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा इफेक्टेड करेगा किस पर, कैपिटल पर, जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है उस पर इफेक्टेड करेगा। तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है कि जो प्रॉफिट होता है उससे प्रॉफिट के कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में वो कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है, सारा प्रॉफिट वो निकाल नहीं लेता बिजनेस से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड द डिक्लाइन इन द वैल्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशंस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा क्या है, सिंपल सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कि हमने रिजर्व्स क्रिएट किए, ठीक है, हमने कहीं पर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब जो हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो वो 5 लाख रुपए हमारा क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट सिचुएशंस, मार्केट की सिचुएशंस के चेंज होने के बेसिस पर वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएशंस कम्स इनटू द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स। जो हमारी एसेट्स की वैल्यूज हैं उनमें फ्लक्चुएशंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मान लो हमने 5 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ पर मार्केट वैल्यू हो गई डाउन हो गई, मार्केट में जिस चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस चीज़ की वैल्यू मार्केट के अंदर डाउन हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब जितनी वैल्यू डाउन होगी उतना हमारा फ्लक्चुएशन आ जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है, मार्केट हमारा उसमें नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं रहता है, उसकी अप एंड डाउन बने रहते हैं मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर अप एंड डाउन बने रहेंगे तो जहाँ पर भी हमने जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनकी वैल्यूज में भी डाउनफॉल आएगा। तो उन डाउनफॉल्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर जितना भी कमी आती है, मान लो इसमें 50,000 रुपये की कमी आ जाती है, तो इस 50,000 की एसेट्स को हम फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम में उसकी एसेट्स कितनी रह जाएगी, 4.5 लाख रुपए रह जाएगी उस एसेट्स की वैल्यू। और अब हमें कितना किया था हमने, 50,000, तो हमने क्या करेंगे, उस 50,000 को उठा करके उसमें यूटिलाइज कर लेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल टू द उस एसेट्स पहुंच जाएगी, तो वो हमारा क्या लाएगा, या उस इन्वेस्टमेंट के इक्वल पहुंच जाएगी, जितना इन्वेस्टमेंट हमने किसी चीज़ में किया था उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, 50,000 से लगा करके। तो ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। अब आता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं और ड्यू टू द एनी रीजंस मिसहैपनिंग टेक प्लेस विद द वर्कर्स, कोई भी मिसहैपनिंग वर्कर्स के साथ में हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा,
हमारे यहाँ वो काम कर रहा है, हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहा है, हमारी मशीनरीज को ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस में उसको लॉसेस होंगे, उसको उसकी बेसिस पर उसके को क्या नाम है, उसके मान लो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, उसका हाथ टूट जाता है, उसका पैर कट जाता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उसके लॉस को, जो उस हमारे बिजनेस की वजह से, हमारी कंपनी की वजह से, हमारे उसकी वजह से हुआ है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो कहलाता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो वो क्या है, अब जितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनेगा उसको हमें उतना पे ऑफ करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा कहने का मीन्स है, जितने भी हमने ये पॉइंट यहाँ पर बताए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं, रिडीम करने का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, जहाँ से हमने उनसे डिवेंचर्स इशू करके पैसा लिया था, उनको वापस हम पैसा रिटर्न कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब हम उनको पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। मान लो 10 साल के लिए हमने डिवेंचर्स इशू किए थे, 10 साल का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उनका पैसा हमें रिटर्न करना पड़ेगा। जब उनका 10 साल बाद उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैसे का अरेंजमेंट करके भी रखना पड़ेगा। अगर हम उस पैसे को अरेंजमेंट करके नहीं रखेंगे, तो 10 साल बाद जब हम उसका पैसा रिटर्न करेंगे, तो वो हमारा इफेक्ट करेगा हमारे कैपिटल को। सिंपल सा कहने का मीन्स क्या होता है कि जितने भी हमने ये रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, वो सिंपल सा इसलिए रिजर्व्स क्रिएट किए हैं कि ये एक बार में हमारे कैपिटल को इफेक्टेड ना करें। अगर हमारी कैपिटल इफेक्टेड होगी, तो उस कंडीशन में हमें हमारे लिए कैपिटल को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। बट हम प्रॉफिट के बेसिस पर अगर उसको मैनेज करते रहेंगे, तो उस समय में हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल इफेक्टेड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल रिजर्व्स का। कैपिटल रिजर्व्स क्या है, इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आर आल्सो अर्न द बिजनेस for the many sources. These reserves are created out of the such capital profit are known as the capital reserves. Such reserves generally are not available for the distribution of the cash dividend and among the shareholders of the companies profit received. कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व हमारे वो रिजर्व हैं जहाँ पर वो अदर सोर्सेज से अर्न होकर के आ रहे थे। वैल्यू रिजर्व्स क्या था, ये हमारे बिजनेस से अर्न होकर के आ रहा था। ठीक है, और उसको हमने जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो हमारा कैपिटल रिजर्व है, वो हमारा किसी बिजनेस से उससे अर्न होकर नहीं आ रहा है, ये एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम हमारे बिजनेस में आ रही है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द फिक्स एसेट्स, हमारे पास में किसी एसेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 50,000 एसेट्स की वैल्यू बची है। ठीक है, और उस एसेट्स को हमने 60,000 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो जो 10,000 हमारे पास में एक्सेस आया, वो 10,000 हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स की 50,000 है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिशिएशन ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के बेसिस पर उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रहती है। ठीक है, बट हमने उसको सेल आउट कर दिया मार्केट में 60,000 का, तो 10,000 जो हमारा एक्सेस आया वो हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व। ये हमारा कैपिटल में इंक्लूडेड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स एसेट्स and liabilities, profit premiums received in the issues of shares, profit on the purchase of the running business, profit on the incorporation of the company, profit from the issues of forfeited shares, profit on the redemption of the debentures। ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल रिजर्व्स को डिफाइन करती हैं।